वेलकम टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास इन हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड जिसकी स्पीड है 10⁷ मीटर सेकेंड वर्स मस्ट बी स्लो to 10�3 meter second verse so that it can have a high probability of interacting with isotope 92 uranium 235 and causing it to fission. Show that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei with like deuterium or carbon, which has a mass of only a few times the neutron mass. The material making up the light nuclei, usually having heavy water D2O or graphite, is called moderator. तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें न्यूट्रॉन की जो हाई स्पीड है वो है 10⁷ मीटर सेकेंड वर्स और वो स्लो डाउन हो रही है टू 10�3 मीटर सेकेंड वर्स। अब यहाँ पर जो आइसोटोप है 92 यूरेनियम 235 उसके साथ राइट इंटरेक्शन होगा, फिशन प्रोसेस होगी राइट। और यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि न्यूट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी एक इलास्टिक कॉलिजन में लॉस कर रही है राइट। तो अब यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन किसके साथ हो रहा है, तो लाइट न्यूक्लियाई जैसे कि ड्यूटेरियम राइट या फिर कार्बन के साथ वो कॉलिजन हो रहा है राइट। और यहाँ पर जो इनका मास है राइट वो सिर्फ बहुत ही कम टाइम का, मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन है राइट न्यूट्रॉन मास का बहुत ही, मतलब कंपैरिजन अगर करें तो लगभग थोड़े थोड़े वो सेम है राइट। ओके, और यहाँ पर जो लाइट न्यूक्लियाई है राइट वो यहाँ पर बनाया गया है, और जो हैवी वाटर है या फिर ग्रेफाइट है उनको हम लोग मॉडरेटर बोलेंगे राइट। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है और हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन राइट, अब उसकी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर लिखनी है राइट। तो K1I, मतलब कि वन स्टैंड्स फॉर इनिशियल, आई स्टैंड फॉर इनिशियल एंड वन मतलब कि फर्स्ट पार्टिकल जा रहा है यहाँ पर राइट। तो इज इक्वल टू इक्वेशन एज इट इज़ होगा उसी फॉर्म में हाफ mv², बट यहाँ पर जो मास है वो फर्स्ट पार्टिकल के लिए एंड स्पीड अगेन फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल यहाँ पर आएगा राइट। तो इसीलिए यहाँ पर 1I² लिखेंगे राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। अब यहाँ पर उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे राइट। तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब उसकी फॉर्मूला लिखेंगे तो के, अब फर्स्ट राइट फर्स्ट पार्टिकल एंड उसकी फाइनल, यहाँ पर फाइनल लिख रहे हैं हम राइट। तो अब मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा सेम इक्वेशन, बट यहाँ पर थोड़े एक छोटा सा चेंज है जैसे कि 1/2 राइट एज इट इज़। उसके बाद मास तो वही रहेगा तो यहाँ पर m1 लिखेंगे एंड यहाँ पर जो स्पीड है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, यहाँ पर आ जाएगा v1f² राइट। ये फाइनल हो जाएगी। अब उसका सिंप्लीफाइड अगर वर्जन लिखें तो सिंप्लीफाइड वर्जन में फाइनल स्पीड हमने थियरी में फाइंड आउट की थी जो कि है 1/2 इंटू m1 एज इट इज़ एंड v1f का जो स्क्वायर है वो हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि m1 देन माइनस m2 राइट अपॉन यहाँ पर क्या आएगा m1 प्लस m2 राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन मिलेगा एंड ये जो इक्वेशन हमें मिला उसका स्क्वायर राइट एंड इनटू यहाँ पर क्या आएगा v1I। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको बेसिकली हमने क्या किया, उसको यहाँ पर v1I के फॉर्म में लिखा राइट, कि जिससे हम लोग इजीली कन्वर्ट कर पाए राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट फाइंड करेंगे। तो फ्रैक्शनल लॉस्ट मतलब कि यहाँ पर फ्रैक्शनल में F1 और फिर काइनेटिक एनर्जी के रेशियोज फाइंड करेंगे जैसे कि यहाँ पर आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल के K1F अपॉन यहाँ पर आएगा काइनेटिक एनर्जी फॉर इनिशियल राइट तो K1I
ओके, अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन, यहाँ पर आएगा डिवीज़न में m1 प्लस m2 एंड देन होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पर फ्रैक्शनल लॉस्ट हमें मिलेगा, राइट। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना गेन हो रहा है, राइट, मॉडरेटिंग न्यूक्लियाई में। तो अब हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल गेन फाइंड करेंगे, राइट, काइनेटिक एनर्जी बाय मॉडरेटिंग न्यूक्लियाई। जो मॉडरेटिंग न्यूक्लियाई जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वो फाइंड करने के लिए अब मैं यहाँ पर F2 लिखूँगा, F2 विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, राइट, माइनस फ्रैक्शनल लॉस्ट। तो वही फ्रैक्शनल गेन हो जाएगा, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये इलास्टिक कॉलिजन होगा, तभी जो भी लॉस होगा वही गेन होगा सामने, राइट। तो इलास्टिक गेन में ये चीज़ होगी। और फिर आगे हम उस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखे तो 4m1 इंटू m2, राइट, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एम ब्रैकेट में m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, राइट। अब ये जो बेसिकली सिचुएशन हमें मिली 4m1 m2 अपॉन m1, ये इसी को ही सिंप्लीफाई करने से मिल रही है, राइट। मतलब कि हमें बेसिकली क्या करना है कि इज इक्वल टू इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि 1 माइनस एफ वन यहाँ पर क्या है, तो वो है m1 माइनस m2 स्क्वायर। अब m1 माइनस m2 स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर करना है यहाँ पर, राइट। देन प्लस 2 इंटू, यहाँ पर एक्चुअली माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर 2 इंटू m1 इंटू m2, राइट। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगेन m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, तो m1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, राइट। और फिर यहाँ पर लास्ट टर्म होगा प्लस में 2 इंटू m1 इंटू m2, राइट। ओके, अब ये इक्वेशन आया, अब उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, m1 स्क्वायर, राइट, प्लस m2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, देन प्लस 2 इंटू m1, राइट, इंटू m2 एंड देन पूरा इक्वेशन अब राइट हैंड साइड लिखना है हमें, राइट। तो यहाँ पर माइनस अंदर चला जाएगा और फिर यहाँ पर सबको नेगेटिव करेगा, जैसे कि m1 स्क्वायर देन माइनस m2 स्क्वायर, राइट, एंड देन अगेन नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा प्लस 2 इंटू m1 इंटू m2, राइट। यस, सो नाउ अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज़ m1 प्लस m2, ये पूरी इक्वेशन है, तो यहाँ पर डायरेक्टली अब मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, राइट। और ऊपर यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल होगी, m1 स्क्वायर कैंसिल, फिर m2 स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, राइट। तो अब इसका रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो फ्रैक्शनल चेंज मिला, मतलब कि F2, राइट। तो F2 इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू m1 इंटू m2, राइट, अपॉन यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 होल स्क्वायर आएगा, राइट। तो ये फ्रैक्शनल गेन है बाय मॉडरेटिंग न्यूक्लियाइज। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इस रिज़ल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूटेरियम के लिए फॉर ड्यूटेरियम, राइट, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो मास है, मास इज़ डबल, सो m2 इज इक्वल टू 2 इंटू m1, राइट। अब वैल्यूज सिर्फ पुट करना है। अब वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमें F1 एंड F2 मिलेगा, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट F1 हम लोग अगर लिखे पहले, तो F1
बिकम्स इज इक्वल टू F1 कैसे हम लोग फाइंड कर पाएंगे, तो F1 की जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी, राइट, ये जो F1 की इक्वेशन है उसमें सिंपली ये वैल्यू पुट करनी है, राइट। तो उससे हमें F1 क्या मिलेगा, तो 1/9 मिलेगा, राइट। तो F1 हमारा है, यस ये रहा, राइट। तो बेसिकली F1 की वैल्यू जब पुट करेंगे, राइट, तो एम ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पर M1, और फिर M2 की वैल्यू है यहाँ पर -2 × M1, राइट। तो ये इक्वेशन आ जाएगी कंप्लीटली। देन अपॉन यहाँ पर M1 प्लस 2M1, राइट, ओके। और फिर उसका भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर होगा। तो एज ए रिज़ल्ट M1 - 2M1 करेंगे, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, M1 - 2M1। तो वहाँ पर -1, बट उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पर M1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एट लास्ट यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1/9, क्योंकि नीचे 2M1 + M1 है तो वो 3M1 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर 9M1²। तो ऊपर नीचे M1² कैंसिल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर F2 भी फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो F2 के लिए यहाँ पर अगेन वैल्यूज पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू 4 × M1, राइट, एंड व्हाट इज M2, M2 क्या है, 2M1 है, अपॉन यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, M1 प्लस यहाँ पर M2 की जगह पर 2 × M1, राइट, एंड उसके बाद फिर ब्रैकेट में हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। अब इज इक्वल टू 8 × M1² मिला, राइट, एंड जो डिनोमिनेटर है उसमें 9 × M1² मिलेगा, राइट, और फिर M1² कैंसल, और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास F2 भी मिल गया 8/9, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% ऑफ न्यूट्रॉन्स एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ड्यूटेरियम में, राइट। क्योंकि अगर 90% वो ट्रांसफ़र हुई तो हम लोग F1 यहाँ पर लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू यहाँ पर वो F1 हो जाएगा 71.6%, राइट, एंड जो F2 है वो हमारा हो जाएगा F2 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू यहाँ पर बाकी की जो बची है वो 28.4%, राइट, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को समझे, राइट, तो मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, राइट, और स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो दोनों की वेलोसिटी स्ट्रेट है, सेम लाइन में आ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। और इस पर्टिकुलर कोलिजन को हम लोग वन डायमेंशनली बोलेंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस सिचुएशन को अगर डायग्राम से बनाएं तो तब हम लोग इस सिचुएशन को नाम देंगे हेड ऑन कॉलिजन, राइट। तो दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है, राइट, वो एक ही लाइन पे यहाँ पर हमें मिलेंगे, और एक ही लाइन पे अगर सेंटर ऑफ मास है और दोनों जब टकराएंगे तो उस कॉलिजन को हम लोग हेड ऑन कॉलिजन बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए ये पॉसिबल है, राइट। और इन जनरल अगर बात करें कि यहाँ पर अगर 2 डायमेंशन है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक प्लेन में होगी, राइट। तो ये चीज़ थी हेड ऑन कॉलिजन। उसके बाद अगला टॉपिक है कॉलिजन्स इन 2 डायमेंशंस, राइट। तो कॉलिजन्स अगर 2 डायमेंशन में, तो इसको हम लोग अगेन डायग्राम से समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कॉलिजन्स इन 2 डायमेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो कॉलिजन है वो XY प्लेन में हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर XY प्लेन में जब कॉलिजन होता है तब इक्वेशंस में X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट हम लोग ध्यान में लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो M1 × V1I, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन आएगा M1
इंटू V1F, उसी डायरेक्शन का अगर हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट ध्यान में लें तो वहाँ पर आएगा कॉस थीटा वन, क्योंकि हमारा जो थीटा वन है वो अपर पार्ट है, मतलब कि ये हमारा थीटा वन होगा। एंड जो दूसरा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो हमारा थीटा टू होगा, राइट। तो इस तरीके से थीटा वन थीटा टू, और यहाँ पर सिमिलरली प्लस हम लोग लिखेंगे M2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा V2F इंटू कॉस थीटा टू, राइट। इस तरीके से ये मोमेंटम की इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर अगर साइन कंपोनेंट ध्यान में लेना है तो साइन कंपोनेंट में यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या होगा, M1 इंटू V1F, राइट, इंटू साइन थीटा वन, एंड देन प्लस यहाँ पर आ जाएगा M2 इंटू V2F इंटू साइन थीटा टू, राइट। तो ये इक्वेशंस होगी, बट यहाँ पर जो साइन कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। एक साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा और एक साइन कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, राइट। तो दोनों ही सेम वैल्यूज़ के होंगे, और सेम वैल्यूज़ के होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ज़ीरो मिलेगा, राइट। क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेम बराबर होंगे और यहाँ पर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, इसीलिए आंसर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो मिलेगा। ओके, अब उसके बाद मान लीजिए कि हमारा जो कॉलिजन है वो सिर्फ वन डायमेंशनल है। तो वन डायमेंशनल कॉलिजन में यहाँ पर हम लोग थीटा की अगर बात करें तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, राइट। इफ वन डायमेंशन कॉलिजन, राइट। तो वन डायमेंशनल कॉलिजन में थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और अगर हम लोग इलास्टिक कॉलिजन की बात करें, राइट, तो इलास्टिक कॉलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिख पाएंगे ½ M1 इंटू V1I², राइट। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट पे था। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा ½ M1 V1F², राइट। देन उसके बाद प्लस ½ M2 इंटू V2F²। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो 4 अननोन्स है, राइट, तो एक यहाँ पर अननोन होगा और बाकी सब नोन होंगे। तो जो भी अननोन होगा वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द कॉलिजन डिपिक्टेड इन फिगर टू बी बिटवीन two billiard balls with equal masses M1 is equal to M2. The first ball is called the cue while the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target ball in a corner pocket which is at an angle theta 2 is equal to 37 degree. Assume that the collision is elastic and that frictional and rotational motion are not important to obtain theta 1. तो यहाँ पर 2 बिलियर्ड बॉल दिए गए हैं, राइट, जिनके मासेस इक्वल है। अब एक को क्यू बोलेंगे और दूसरे को टारगेट बोलेंगे, राइट। अब जो बिलियर प्लेयर है, राइट, वो टारगेट को सिंक करना चाहता है, राइट, इन अ कॉर्नर पॉकेट में वो टारगेट को सिंक करना चाहते हैं, और जो एक पर्टिकुलर एंगल पे है थीटा 2 इज इक्वल टू 37 डिग्री, राइट। अब कॉलिजन पहले तो इलास्टिक है, राइट, एंड फ्रिक्शनल एंड रोटेशनल मोशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो थीटा 1 फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, राइट। तो मास इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर से हम लोग इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं M1 V1I, राइट, और यहाँ पर वेलोसिटी आएगा, राइट,
एंड इज इक्वल टू, जो सेकंड बॉल है वो तो रेस्ट पे था, तो यहाँ पर इक्वेशन और आगे बढ़ेगा m1 और फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी, राइट, v1f, और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी और उसके बाद प्लस m2 इंटू v2f, और वो भी वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। अब यहाँ पर मास सेम है, राइट, अगर मास सेम है तो सारे ही m1 हो जाएंगे, और m1 हो जाएंगे तो सब कुछ कट हो जाएगा, राइट, यहाँ पर मास सेम होने की वजह से। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी वाली इक्वेशन रही। अब मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि वेक्टर v1i, राइट, तो वेक्टर v1i स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट में स्क्वायर आ जाएगा, जैसे कि वेक्टर v1f, राइट, प्लस यहाँ पर क्या आएगा वेक्टर v2f, और उसका यहाँ पर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट में पहले हम लोग लिखेंगे वेक्टर, उसका एक्सपांड करेंगे तो वेक्टर v1f स्क्वायर प्लस वेक्टर v2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर v1f, राइट, इंटू वेक्टर v2f, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पर हम लोग एंगल जान रहे हैं, राइट, तो एंगल हमें पता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो इक्वेशन है वो एक्सपांड होगा, जैसे कि यहाँ पर कॉस फंक्शन आएगा एंड कॉस के बाद यहाँ पर थीटा प्लस 37, राइट, क्योंकि जो टारगेट है वो 37 डिग्री पे है, तो इस तरीके से 37 डिग्री, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा 1 आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो एंगल है वो थीटा 1 है, राइट, और जो दूसरा एंगल हमें दिया गया है वो थीटा 2 है, तो टोटल एंगल यहाँ पर फुल आएगा, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन यहाँ पर बेसिकली फॉर्म होगा, राइट। ओके, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, राइट, तो इलास्टिक कोलिजन है m1 इज इक्वल टू m2, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो बेसिकली इक्वेशन आएगा हाफ m1 इंटू v1i स्क्वायर, जो कि स्पीड का ही स्क्वायर होगा, राइट, देन राइट हैंड साइड अगेन हाफ इंटू m1 इंटू फाइनल स्पीड, राइट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट स्फीयर की फाइनल स्पीड v1f का स्क्वायर, एंड प्लस जो थर्ड टर्म है उसमें भी यहाँ पर हाफ m1 ही आएगा क्योंकि मासेस आर सेम, तो यहाँ पर आ जाएगा v2f, मतलब कि सेकेंड स्फीयर की फाइनल स्पीड का स्क्वायर, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हाफ m कॉमन है सब जगह पर, तो हाफ m1 कॉमन है तो उसको कैंसिल कर देंगे, और जो बचा वो यहाँ पर अगर लास्ट में लिखे तो एज रिज़ल्ट हमारे पास मिला वो v1i स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आएगा v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर। तो बेसिकली ये इक्वेशन होगा हमारे पास, और अब हम लोग दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, राइट, जैसे कि यहाँ पर हमारा इक्वेशन में कॉस कंपोनेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड जो टर्म है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर सेम इक्वेशन मिल रही है, राइट, v1f स्क्वायर प्लस v2f स्क्वायर, तो यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट ज़ीरो होगा तभी ही हमें यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कांस्टेंट नहीं मिला है, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसमें हमें कांस्टेंट मिलता अगर कॉस की कोई वैल्यू होती, थर्ड टर्म की कोई वैल्यू होती तो, बट यहाँ पर थर्ड टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉस फंक्शन है वो ज़ीरो वैल्यू का है। तो एज ए रिज़ल्ट अब मैं यहाँ पर आगे कॉस की वैल्यू ज़ीरो एज्यूम करूँगा, तो एज ए रिज़ल्ट कॉस ब्रैकेट में थीटा 1
प्लस 37, राइट, 37 डिग्री एंगल दिया गया है एंड दैट इज़ इक्वल टू 0, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट जो θ1 प्लस 37 है, तो कॉस की कौन सी वैल्यू के लिए कॉस 0 मिलेगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो θ1 प्लस 37 इज इक्वल टू, जब 90 डिग्री होगा, राइट, तब हमें एंगल यहाँ पर कॉस 0 मिलेगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग θ1 को अगर सब्जेक्ट बनाए तो θ1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री अगर करेंगे तो यहाँ पर आएगा आंसर 53 डिग्री। सो θ1 इज इक्वल टू 53 डिग्री, राइट। तो बेसिकली ये हमारा एंगल होगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रिज़ल्ट हमें मिल रहा है, राइट, उससे हम लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट के इक्वल मास होंगे और अगर दोनों इलास्टिक कॉलिजन करने जा रहे हैं और उसमें से एक रेस्ट पे है, राइट, तो कॉलिजन के बाद दोनों ही राइट एंगल पे मूव करेंगे, राइट। दोनों ऑब्जेक्ट राइट एंगल पे ही होंगे एग्जैक्टली एक दूसरे के, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग स्मूथ सरफेस इसकी बात कर रहे हैं, राइट। स्मूथ सरफेस में भी जो कॉलिजन के टाइम बॉडीज़ है एक दूसरे को टच करती है, राइट, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। जैसे कि हमने मार्बल्स खेले थे, कैरम खेला, बिलियर बॉल्स, राइट, इन सभी में दो बॉडीज़ एक दूसरे को टच करती है, राइट। अब हम लोग एवरीडे वर्ल्ड की बात करें, राइट, तो कॉलिजन विदाउट एनी कांटेक्ट, विदाउट एनी टचिंग नॉट पॉसिबल, कभी भी कॉलिजन नहीं हो पाएगा, राइट। बट मान लीजिए कि कोई कॉमेट आ रहा है जो कि फार डिस्टेंस से हमारी तरफ आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स से पहले भी जो फोर्स लगेगा, राइट, ऑब्वियसली कांटेक्ट फोर्स से पहले ही एक्शन ऑफ फोर्स लगेगा, तो उसके कारण भी यहाँ पर जो बॉडीज़ है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, फोर्सेस का यहाँ पर एक्सचेंज होगा, राइट। तो उसको हम लोग यहाँ पर नया नाम देंगे स्कैटरिंग। तब वहाँ पर वो कॉलिजन नहीं रह जाएगा क्योंकि वहाँ पर सब कुछ इन्वॉल्व होगा, एक्शन ऑफ फोर्स इन्वॉल्व होगा, फिर यहाँ पर फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगा, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, तब उसका नाम हम लोग यहाँ पर देंगे स्कैटरिंग, राइट। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और डायरेक्शन, राइट, दो पार्टिकल के बीच जब स्कैटरिंग होगा तब उसके बाद वेलोसिटी और डायरेक्शन, राइट, जब वो पीछे जाएंगे, वापस जाएंगे, राइट, वो उनके इनिशियल वेलोसिटीज़ पे तो डिपेंड होगा ही होगा, बट दूसरी चीज़ें जैसे कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन, उनके बीच पहले इंटरेक्शन क्या हुआ था उस पे भी डिपेंड करेगा, उनके मासिस पे भी डिपेंड होगा, उनका क्या शेप है, क्या साइज़ है, उस पे भी डिपेंड होगा। तो स्कैटरिंग में बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जबकि कॉलिजन में इनिशियल वेलोसिटीज़ ही इन्वॉल्व थी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के सभी फिजिकल क्वांटिटी, उनके सिंबल, उनके डायमेंशंस, यूनिट्स एंड रिमार्क्स के बारे में। तो पहला है वर्क, राइट। वर्क का सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू। उसका डायमेंशन की बात करें तो वो एनर्जी के ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि वर्क तभी होगा जब किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी। उसका यूनिट भी एनर्जी जैसा ही जूल है। और अगर इक्वेशन की बात करें तो वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर सिंबल है कैपिटल के। और यहाँ पर एक टाइप की एनर्जी है, एनर्जी मतलब एनर्जी का डायमेंशन m1L2T-2। उसके यूनिट की अगर बात करें तो वो होगा जूल। अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन तो k इज इक्वल टू हाफ mv², राइट, एज इट इज़। उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है कैपिटल V ऑफ एक्स। क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड है, वो हाइट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए V ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। ये एक टाइप की एनर्जी है, इसीलिए m1L2T-2 ही रहेगा। अगेन ये एनर्जी है, इसीलिए उसका यूनिट भी जूल ही होगा, राइट। और उसकी अगर इक्वेशन की बात करें तो f ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर डिस्प्ले जो डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइट तो वो हमें फोर्स देगा,
राइट। उसके बाद है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कह सकते हैं, और एनर्जी है इसीलिए डायमेंशन सेम रहेगा, यूनिट भी उसका जूल रहेगा। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एडिशन। उसके बाद है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल है स्मॉल के, उसका डायमेंशन है m1t-2, राइट। और यूनिट है न्यूटन मीटर इनवर्स। अब यूनिट और डायमेंशन कैसे आएंगे, तो बेसिकली एक इक्वेशन है हमारे पास F इज - kx, जिसमें k स्प्रिंग कांस्टेंट है, एंड दूसरी इक्वेशन भी है जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, V ऑफ x इज इक्वल टू हाफ kx², राइट। तो ये था स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद है पावर। पावर का सिंबल है कैपिटल P। उसका डायमेंशन की अगर बात करें तो पावर बेसिकली वर्क कितनी जल्दी से हुआ है, तो वर्क और टाइम दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, तो उसके हिसाब से डायमेंशन होगा, एंड उसका यूनिट होगा वाट। एंड इक्वेशंस की अगर बात करें तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर आएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। और पावर को अगर वर्क के फॉर्म में लिखना है तो P इज इक्वल टू dw, मतलब डेरिवेशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमें पावर मिलेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.